रिलेशनल मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक मैं शुरू से डिस्कस करता आ रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन हमारा एक टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट। तो इस चैप्टर के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन को फोकस करेंगे कि व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन में जनरल आपको बता देता हूँ कि नॉर्मलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एनॉमलीज फ्रॉम द डेटा। तो एनॉमलीज हमने डिस्कस किया था, एरर्स को कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एनॉमलीज हमारे पास आ सकती हैं, एग्जिस्ट कर सकती हैं डेटा को, जब आप डेटा को आपस में लिंक करवाते हो। तो लास्ट लेक्चर्स हमने जो अटेंड किए थे वहाँ पे हमने देखा था कि हम टेबल्स को कैसे आपस में लिंक करते हैं, रिलेशनशिप कैसे लगाते हैं, टेबल को ER डायग्राम की फॉर्म में हम कनेक्ट करते हैं एक लॉजिकल व्यू में, लेकिन फिजिकली जब हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो टेबल को हम आपस में कनेक्ट करते हैं। तो मैंने आपको दिखाया भी था MS एक्सेस के अंदर कि हम टेबल्स को आपस में कैसे लिंक करते हैं, 1 to 1 या 1 to many या many to many का रिलेशनशिप लगाने के लिए। तो जब हम टेबल्स को आपस में लिंक करते हैं तो देयर आर ऑलवेज चांसेस के एरर्स हमारे पास आएंगे, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं डेटा की शेयरिंग में, डेटा की कनेक्टिविटी में। तो वो एरर्स जो हैं दोज आर कॉल्ड एनॉमलीज। एनॉमलीज हमारे पास ये एक सेपरेट टॉपिक भी है कि किस किस्म की एनॉमलीज आ सकती हैं, बट एनॉमलीज सिंपली आर द एरर्स। तो एरर्स जिनकी वजह से हमारा डेटा को प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, डेटा में इशू आ सकते हैं, डेटा प्रॉपर अपडेट नहीं हो रहा है, डेटा डिलीट नहीं हो रहा है, या डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा है। तो दैट मीन्स देयर आर इश्यूज इन डेटा कनेक्टिविटी, रिलेशनशिप हमने जो लगाई है या डेटा हमने जो कलेक्ट किया है। तो देयर आर सम कॉजेज, तो उन कॉजेज को रिमूव करने का जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज नॉर्मलाइजेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करेंगे, रिलेशनल मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन। तो कुछ हमारे पास इसमें टॉपिक्स आएंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे के गो थ्रू करवा दूंगा। तो मैं मूव करता हूँ ऑनवर्ड। हमारा जो ये 5th चैप्टर है, 4th मैंने स्किप किया क्योंकि उसमें हमारे कुछ कंटेंट्स रिलेटेड नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन टाइम सेव करने के लिए मैं उन टॉपिक्स के ऊपर डायरेक्ट मूव कर रहा हूँ जो हमें हमारी आउटलाइन में शामिल है, HEC की आउटलाइन में शामिल है और हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है कोर्स का। तो ये मैं टॉपिक डायरेक्ट उसके ऊपर मूव कर रहा हूँ। तो बाकी हम अपनी पर्सनल लर्निंग के लिए उन टॉपिक्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं। बड़े आसान टॉपिक है जो पीछे 4th चैप्टर में गुजरा है। तो अगर टाइम मैनेज होता है तो मैं दोबारा उनकी तरफ भी आऊँगा। बट नॉर्मलाइजेशन का ये जो चैप्टर है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो रिलेशनल मॉडल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डॉक्टर EF कोड ने एक मॉडल प्रपोज किया था जिसको कहते हैं एक हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक EF कोड के नाम से भी आ रहा है। तो उसने 12 रूल्स यहाँ पे लिखा हुआ, डॉक्टर कोड प्रेजेंटेड अ पेपर relational model of data for language for large shared data banks in June 1970 that contains 12 rules. A DBMS that satisfies these rules is called a full relational database management system. तो ये साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया, उसके अंदर उसने 12 रूल्स जो है डिफाइन किए। तो जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन 12 रूल्स को फॉलो करता है या इनके ऊपर पूरा उतरता है, दैट इज नोन एज अ परफेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हम जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आजकल यूज़ कर रहे हैं तो ऑल सेटिस्फाई दीज रूल्स। ये रूल क्या हैं, अभी नेक्स्ट पेजेस में ये आ रहे हैं। तो डेटा में जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में कुछ इश्यूज थे, डेटा इंटेग्रिटी, डेटा रिडंडेंसी, वो चीज़ें यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट की हेल्प से रिड्यूस किए गए हैं, ओवरकम उनको किया गया। So nowadays we are working on the relational database management system. So we are already familiar with the relational model that the data is represented in the form of a table. टेबल के अंदर हम रोज, कॉलम्स, टपल्स, रैकेट सबको जानते हैं। यहाँ पे अगेन वो चीज़ें आ गई हैं रिलेशनल डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज। तो वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद प्राइमरी की, रिलेशन, डोमेन, डोमेन नेम, डोमेन क्लास, एट्रीब्यूट एंड टपल। आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, काफ़ी दफ़ा इनको हम गो थ्रू कर चुके हैं। तो ये एट्रीब्यूट है, डोमेन है, डिग्री है, कार्डिनैलिटी है,
Then advantages of a relational database model. We are well familiar with data integrity, data independence, structural independence, data consistency and accuracy, easy data retrieval. तो ये वो चीज़ें हैं जो हम already go through कर चुके हैं. We are much familiar with these things. Next हमारा जो very important एक यहाँ पे topic अब शुरू होने लगा है, that is the keys. तो कीज हम एक ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने टेबल के अंदर उस एट्रीब्यूट को एज अ की सिलेक्ट करते हैं जो हमारे डेटा को लाइक रिलायबल बनाएगा. तो a key is an attribute or a set of attributes that uniquely identifies a tuple in a relation. The keys are defined in a table to access sequence the record the stored data accordingly and quickly and smoothly. They are also used to create relationship between tables. तो ये कीज का टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर ये सारे बच्चे होते तो बड़ा अच्छा था कि हम ये टॉपिक डिस्कस कर लेते. बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है. तो CR शफीक मेरा ख्याल है फिर निकल गया. हाँ जी, कहाँ पे गया है मोहम्मद असद और हैदर अली हैदर. यस सर. ये बच्चों को इन्फॉर्म कर देते आप अगर क्लास का के क्लास इन प्रोग्रेस. सर शफीक ने मैसेज किया था, लिंक शेयर किया है ग्रुप में. चलें कोशिश करें कि बच्चे ये सारे होते तो अच्छा था. ये शफीक फिर आ रहा है. ठीक है, तो कीज़ का टॉपिक हम स्टार्ट करें. तो की हमारे पास कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कीज़. कीज़ जो है डिफरेंट तरह से डेटा में सेट की जाती हैं. तो फर्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ सुपर की. तो मैंने पहले भी बोला था कि ये तमाम टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें किसी भी इंटरव्यू या टेस्ट में पूछे जा सकते हैं. तो आपको ये एज ऑब्जेक्टिव याद होना चाहिए डिफरेंट कीज़ का कंपैरिजन. तो सुपर की हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है. सुपर की इज एन एट्रीब्यूट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स. ये अब आपने तमाम ये जो मैं कीज़ की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दूंगा, थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होगा. तो आपने गौर से इसको सुनना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या फ़र्क है. तो सुपर की इज एन एट्रीब्यूट और कॉम्बिनेशन. यहाँ पे आपने देखना और कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन दैट आइडेंटिफाइज द टपल यूनिकली विद इन द रिलेशन. अ सुपर की इज द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ की. तो यहाँ पे क्या इसका है कि एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन. मीन्स कि आपका एक एट्रीब्यूट एक आपने रोल नंबर को की ले लिया, या आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और CNIC को भी साथ मिला के की बना लिए. तो वो तमाम एट्रीब्यूट जिनको आपने कीज डिक्लेयर कर दिया है, बेशक वो एक है या एक से ज़्यादा है, उसको आप कहेंगे सुपर की. तो नीचे उसने एग्जांपल दी है कि स्टूडेंट का टेबल है और उसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप उनको मिला के यूज़ कर सकते हो. तो ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये आप पढ़ लेना, आसान है बिल्कुल. जस्ट एक पढ़ देता हूँ ताकि आप क्लियर हो जाए. फॉर एग्जाम्पल अ रिलेशन स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास एंड एड्रेस. द ओनली एट्रीब्यूट that can uniquely identify a tuple in the relation is registration number. The name attribute cannot identify tuple because two or more students may have the same name. Similarly, father name, class and address cannot be used. मैंने पहले भी बोला था कि आपका वो न्यूमेरिक एट्रीब्यूट कोई भी डेटा में अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसको आइडेंटिफायर यूज करेंगे. तो ये हम सिंपल एक एट्रीब्यूट को एज अ की ले रहे हैं, तो दैट इज नोन एज अ सिंपल सुपर की. देन एनी कॉम्बिनेशन लाइक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और अगर नेम को मिला के उसने यहाँ पे शो किया कि दोनों को मिला के अगर आपने की बना दिया है कि पहले रजिस्ट्रेशन नंबर चेक हो और फिर नेम, तो दैट इज आल्सो अ सुपर की. तो मींस कि एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन, दैट इज सुपर की. देन कैंडिडेट. कैंडिडेट की इज अ सुपर की. ये आपने देखे थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है कि वो क्या कह रहा है. अ कैंडिडेट की इज अ सुपर की दैट कंसिस्ट नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट. तो एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या मीन है कि हम जब एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को यूज करते हैं एज अ की,
तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स ज़्यादा है, लेकिन कैंडिडेट की वो कह रहा है कि कम से कम एट्रीब्यूट हम अगर कोई भी यूज़ करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट्स। वैसे सुपर की में क्या होता है कि सुपर की में हम एक दो तीन या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को एज की डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट की वो होती है जिसमें हम कम से कम एट्रीब्यूट यूज़ करें। तो अगर देखा जाए तो कम से कम एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो कैंडिडेट की आपकी सुपर की ही बन जाती है। लेकिन कैंडिडेट की सेपरेट से डेफिनेशन ये है कि कम से कम एट्रीब्यूट यूज़ करने हैं आपने। तो कम से कम हम हमारी वो डेफिनेशन फिर सुपर की में भी पूरी होती है कि सुपर की में भी एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हम लेते हैं। तो मीन्स कैंडिडेट की और सुपर की वैसे तो एक ही चीज़ है, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया गया है कि सुपर की में आप एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को ले सकते हैं। वही एट्रीब्यूट्स आपके कैंडिडेट की में भी हो सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट की में कोशिश की जाती है कि कम से कम एट्रीब्यूट्स को आप एज अ की यूज़ करो। तो प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की हमने किसको कहा है? मिनिमम एट्रीब्यूट। तो मिनिमम एट्रीब्यूट लाइक हम एक किसी भी एट्रीब्यूट को की डिक्लेयर कर रहे हैं, तो दैट इज अ प्राइमरी की। तो कैंडिडेट की कम से कम की, और कम से कम में अगर हम एक एट्रीब्यूट को ही की ले रहे हैं तो वो हमारा प्राइमरी की बन जाता है। तो ये प्राइमरी की is selected by database designer to identify tuples uniquely in a relation. A relation may consist many candidates की, लाइक वो एक रिलेशन के अंदर बहुत से आप कॉम्बिनेशंस को यूज करते हुए की बना सकते हो। when designers select one of them to identify tuple in a relation, it becomes primary key. तो प्राइमरी की कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज गिवन है। It means that if there is only one candidate key, it will be automatically selected as primary key. Some important points about primary key are: a relation can have only one primary key. That is important. यहाँ पे तो primary key जो है एक ही हो सकती है. Each value in a numeric key attribute must be unique. जो हम select करते हैं as a primary key उसको unique होना चाहिए, और primary key cannot contain null value. Primary key जो आपने एट्रीब्यूट लेना है, तो कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं होगा जिसकी वैल्यू खाली छोड़ी जा सके। लाइक आपको रोल नंबर हमेशा देना ही पड़ेगा, या आपको CNIC नंबर हमेशा लिखना ही पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि आपका प्राइमरी की जो है वो कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू। देन हमारे पास एक और प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिस्कस किया था कि इट शुड बी अ न्यूमेरिक वैल्यू डेफिनेटली। तो ये हमारे पास प्राइमरी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। उसने एग्जांपल भी देकर रजिस्ट्रेशन नंबर को उसने एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट किया। अल्टरनेट की क्या होती है? अल्टरनेट की होती है कि एक ऐसी की आपके पास जो आपके टेबल में एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हो एज अ प्राइमरी की, वो आपके पास एज एन अल्टरनेट अवेलेबल है। लाइक मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों आपके पास ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको की के तौर पे यूज किया जा सकता है। इसको आप रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की जब यूज कर लेते हो, और जिस एट्रीब्यूट को आपने एज अ की यूज नहीं किया है, तो वो आपके पास हो जाता है अल्टरनेट की। मीन्स कि आप इसको भी की यूज कर सकते थे, लेकिन आपने इसको यूज नहीं किया। तो करंटली हमारी प्राइमरी की रजिस्ट्रेशन की है, और वो रिमेनिंग एट्रीब्यूट जो की बन सकता था आपने नहीं उसको यूज किया, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट की। एंड कंपोजिट की, कंपोजिट कहते हैं हम दो चीज़ों को मिलाना। तो दो चीज़ें मिला के, दो एट्रीब्यूट्स को मिला के अगर कोई हम की बना रहे हैं, तो दैट इज नोन एज कंपोजिट की। तो ये नीचे सिंपल एग्जांपल है, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट की। 10 फॉरेन की, ये मैंने आपको वहाँ पे MS एक्सेस में प्रैक्टिकली भी शो करवाया था कि आप जब दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो दोनों टेबल के अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। लाइक ये पेरेंट टेबल है और ये चाइल्ड टेबल है। अगर दोनों एट्रीब्यूट्स को आपने आपस में मिलाना है, तो दोनों टेबल के अंदर ये रोल नंबर का फील्ड होना चाहिए। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी रोल नंबर, सेम नेम और सेम डेटा टाइप इसकी होनी चाहिए। जब आप इसको उठा के इसके साथ लिंक करवाते हैं, तो पेरेंट टेबल में जो आपका एट्रीब्यूट है उसको हम कहेंगे प्राइमरी की, और वही एट्रीब्यूट जो दूसरे टेबल के चाइल्ड टेबल के अंदर है, वहाँ पे यही की आपकी कहलाएगी फॉरेन की। तो ये थोड़ा सा एक आपका फर्क है प्राइमरी की और फॉरेन की के अंदर। तो अदर साइड पे हो सकता है आपने कंपोजिट की भी लगाई हो, लेकिन एक की वजह से दो टेबल्स आपस में मिल रहे हैं,
तो जिस टेबल से आप चाइल्ड टेबल को कनेक्ट कर रहे हो, चाइल्ड टेबल में वही एट्रीब्यूट आपका फॉरेन की कहलाएगा। तो ये कुछ कीज की एग्जांपल्स थी। इसमें कोई कंफ्यूजन, कीज के टॉपिक में कोई आपको कंफ्यूजन स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स? नो सर। नो सर। समझ आ गई? आसान है ये, थोड़ा सा आप एक दफ़ा और इसको रिवाइज कर लोगे तो सारी ये आसान चीज़ें। वैसे सुपर की बिल्कुल आसान है कि 1 और मोर को आप एज अ की यूज़ कर सकते हो। कैंडिडेट में कम से कम, और वही कम से कम आपका एक वैल्यू जो है वो प्राइमरी की होती है। तो आसान ये सारी हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस इनकी बड़ी ज़्यादा है। आपको जब ऑब्जेक्टिव में इस तरह की चीज़ें पूछी जाएंगी तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आपको थोड़ी कंसेप्चुअल चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट RDBMS का अगेन यहाँ पे कंपोनेंट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर फाइल मैनेजर होता है, डेटाबेस मैनेजर होता है, क्यूरी प्रोसेसर होता है जो हमारी क्यूरीज को प्रोसेस करता है। तो ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कोई भी हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसके कंपोनेंट्स की बात हो रही है कि उसका एक फाइल मैनेजर होगा जो तमाम फाइलें आपकी मैनेज करेगा डिस्क के ऊपर जो स्टोर हो रही हैं और डेटा को कैसे स्टोर करवाना है। डेटाबेस मैनेजर का काम होता है कि डेटाबेस को कनेक्ट करना डिफरेंट टेबल्स के दरमियान और क्यूरी प्रोसेस करवाना। क्यूरी प्रोसेसर का काम होता है, हमारी बहुत सी क्यूरीज हैं जो नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक रह गया है एसक्यूएल का, वो भी हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो क्यूरीज हमारी प्रोसेस होती हैं, हम कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो हमारे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड किया जाता है और उसके अगेंस्ट हमें रिस्पॉन्ड किया जाता है, हमारे रिलेटेड डेटा हमें रिट्रीव करवाया जाता है। So that is the duty of the query processor. Then data dictionary है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि रूल्स एंड रेगुलेशन की इंफॉर्मेशन एक रेपोजिटरी के अंदर स्टोर होती है, उसको हम डेटा डिक्शनरी कहते हैं। DML प्री कंपाइलर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो डेटा को मैनिपुलेट करवाने के लिए ये RDBMS का कंपाइलर प्री कंपाइलर होता है जो DML टाइप कमांड्स को डील करता है, और DDL हमारा डेटा डेफिनेशन, डेटा को क्रिएट करना। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक हम डेटा को क्रिएट करते हैं, लाइक डेटाबेस हम क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस बना रहे हैं कि हमारा कौन सा टेबल है, उसमें एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। दैट इज द एक्टिविटी ऑफ DDL। तो like information of the files created, which files they contain, user who have access, so that is the creation। और ये होती है retrieval, डेटा को मैनिपुलेट करना, अल्टर करना, डिलीट करना, चेंज करना स्टोर्ड डेटा को। तो ये भी हम चीज़ें अगेन पढ़ेंगे। DDL कमांड्स कौन सी हैं, DML कमांड्स कौन सी हैं। तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द RDBMS सिस्टम। देन हमारे पास रिलेशनशिप की यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं। मैं थोड़ा सा स्पीड से गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला कि टाइम हमारा कोई भी डिसीजन आ सकता है कि कब आपका सेमेस्टर ख़त्म करना है या क्या रूल है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका ये स्पीड से थोड़ा सा गो थ्रू करवा के आपका जो टॉपिक्स हैं ये क्लियर हों। तो रिलेशनशिप की टाइप्स कौन सी होती हैं? बेसिक टेबल, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। बेस टेबल इज अ टेबल, बेस टेबल जो हम रूटीन में डिस्कस कर रहे हैं। बेस टेबल इज अ टेबल दैट एग्जिस्ट इन अ डेटाबेस। इट इज अ टेबल दैट इज क्रिएटेड बाय द यूजर। देन क्यूरी रिजल्ट, क्यूरी रिजल्ट वो होता है जो हमें डिजायर्ड होता है, लाइक एक टेबल के अंदर हजारों स्टूडेंट हो सकते हैं, दैट इज बेस टेबल। तो हमें जो चाहिए, हम कहते हैं कि हमें वो स्टूडेंट्स चाहिए जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। तो दैट मीन्स कि वो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे, तो उनको हम कहते हैं क्यूरी रिजल्ट्स। लिमिटेड इंफॉर्मेशन, क्यूरी इज अ question in which the user asks the database management system to perform different operations on table. For example, a user may wish to see the students who got A grade. तो दैट मीन्स के होल डेटा के अंदर से आप लिमिटेड चंक जो है, लिमिटेड पीस जो है, वो अगर पिक करना चाहें तो आपको वो क्यूरी लिखना पड़ेगी, और क्यूरी के रिजल्ट में आपको जो डेटा मिलेगा दैट इज क्यूरी रिजल्ट्स। देन अ व्यू, व्यू अगेन आपका स्मॉल पोर्शन फ्रॉम द होल थिंग। तो आप देख सकते हैं दिस इज द बेस टेबल, और बेस टेबल में से हमने सिर्फ स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन ली और नेम। हमें पूरा टेबल नहीं चाहिए, हम अपने कोई भी रिक्वायरमेंट हमारी हो सकती है कि वी नीड टू शो द रजिस्ट्रेशन नंबर एंड द नेम ऑफ स्टूडेंट्स, सो वी कैन सिंपली व्यू। तो हम जैसे देखते हैं कि बैकएंड के ऊपर बहुत सा डेटा है, लेकिन हमें सिर्फ वो चीज़ दिखाई जाती है जो हमारे काम की है। हमारे पोर्टल में, स्टूडेंट पोर्टल में, फैकल्टी पोर्टल में, कहीं पे भी हमें जो दिखाया जा रहा है
वो बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द होल डेटाबेस। डेटाबेस बैकएंड के ऊपर बहुत बड़ी है, बहुत कम्प्लेक्स है, बट वी आर कंसर्न विद आवर व्यू। तो हमारा जो एक सिंपल पोर्टल है किसी भी एक रोल नंबर का या किसी भी एक पर्सन का, दैट इज अ व्यू फॉर हिम और हर, उसके लिए वो उसका व्यू है। बैकएंड के ऊपर बहुत कुछ है, लेकिन हमें जो शो करवाया जा रहा है दैट इज आवर व्यू, तो दैट इज व्यू फ्रॉम होल डेटा। देन हमारे पास यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ व्यू है, लाइक सिक्योरिटी है, वी कैन नॉट इंटरफेयर विद अदर पर्सन्स डेटा, डेटा हमारे लिए सिक्योर है, हमें पासवर्ड प्रोटेक्शन मिली है। क्यूरी सिंपलिसिटी, हम सिंपल एक क्यूरी से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये सिंपल हमारे पास स्ट्रक्चरल सिंपलिसिटी है कि इसको बनाना, इसको क्रिएट करना एक आसान काम है। तो हम देखते हैं कि डेटाबेस को हम जो यूज़ करें दैट इज़ वेरी सिंपल स्ट्रक्चरल, उसका बनावट या उसका जो इंटरफेस हमें मिल रहा है दैट इज सिंपल, वी कैन व्यू इंफॉर्मेशन वेरी इजीली। Then insulation from change, a view can present a consistent and unchanged image of the structure। तो हम कोई भी जो व्यू देखते हैं दैट इज अनचेंज्ड जब तक उसको बैकएंड से चेंज नहीं किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। देन प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन, टेबल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ रिलेशन। रिलेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एटॉमिक वैल्यू इन फील्ड, हर फील्ड के अंदर एक एटॉमिक किसको कहते हैं, यूनिक को। लाइक एक बॉक्स के अंदर आपकी जो वैल्यू होती है दैट इज सिंगल वैल्यू, दैट इज लाइक एटॉमिक। एक हम जो बॉक्स एक टेबल के अंदर बनाते हैं उसके अंदर एक जो वैल्यू है दैट इज यूनिक। एंट्रीज फ्रॉम द सेम डोमेन, मीन्स कि ये अगर आपके पास एक रोल नंबर है तो ये सारे के सारे रोल नंबर से ही होंगे कॉलम। अगर आपने यहाँ पे नेम लिखा है तो सारे कॉलम के अंदर नेम्स ही होंगे, अगर मार्क्स है तो मार्क्स ही होंगे। देन यूनिक टपल, यूनिक टपल कैसे होती है, अगर हमने प्राइमरी की लगाई है तो डेफिनेटली हमारा डेटा रिपीट नहीं होगा और यूनिक टपल मिलेंगी। यूनिक एट्रीब्यूट नेम, एक टेबल में आपने देखा होगा कि एक टेबल में एक जो टेबल का लाइक एट्रीब्यूट का नेम है वो रिपीट नहीं होगा, जो कॉलम का नेम है दैट इज यूनिक। इनसिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सीक्वेंस, लाइक एट्रीब्यूट्स आपके जो हैं हमारे वो कॉलम्स के जो टाइटल है, नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ग्रेड, उनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता है। किसी भी आप कॉलम को सेंटर में ले आए, फर्स्ट में ले आए, एंड पे ले जाए तो दैट डजंट मैटर, डेटा जस्ट हमारा स्टोर होना चाहिए। देन इनसिग्निफिकेंट टपल सीक्वेंस, रोज का सीक्वेंस भी मैटर नहीं करता है। अगर किसी का रिजल्ट पहले आ रहा है, बाद में आ रहा है, रोल नंबर 1 पहले आ रहा है, रोल नंबर 1 लास्ट में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है, उसका रिकॉर्ड सेव होना चाहिए, उसका सीक्वेंस डजंट मैटर। तो ये रिलेशनल डेटाबेस की प्रॉपर्टीज हैं कि डेटा जो है वो आपका स्टोर होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, डजंट मैटर कि कॉलम का सीक्वेंस क्या है, रो का सीक्वेंस क्या है। तो ये टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज है। देन हमारे पास आ जाते हैं EF कोड रूल्स। तो ये थोड़े से लेंथी हो जाएंगे, मेरे पास टाइम शॉर्ट है, तो मैं अगर आप कहते हैं तो दोबारा कनेक्ट करके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद हमारे पास रिलेशनल इंटेग्रिटी है, एंटिटी इंटेग्रिटी है। देन ये कुछ चीज़ें हमारे पास आ रही हैं जो अगले हमारे टॉपिक के लिए ज़रूरी हैं, जो हमने ER डायग्राम का सॉरी नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक पढ़ना है उसके लिए फिर हमारे पास ज़रूरी है। तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपको डिस्कनेक्ट करके ये अगला सेशन भी अभी दे दूं। जी स्टूडेंट्स, सर नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लें, ठीक है। ठीक है, मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, फिर आप दोबारा कनेक्ट करते हैं। जी सर, ओके। चलिए मैं इसको डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ये EF कोड रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा जो टॉपिक है। इसके बाद हमारे कुछ अदर टॉपिक्स हैं, देन हम फिर ये मेरा ख्याल है 2-3 टॉपिक्स के बाद हमें नॉर्मलाइजेशन तक पहुँचेंगे हम। तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और फिर कनेक्ट करता हूँ आपको दोबारा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।